हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में और यूनिट नंबर 5 यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। आज की वीडियो में हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर और हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। दूसरा, प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में या फिर सेक्टर में। तो ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को, ठीक है। और उससे पहले इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में यानी कि हरित क्रांति के बारे में, इसकी शुरुआत जो है ना वो 1960 में हुई थी, क्योंकि 1960 से लेके 1970 वो टाइम पीरियड था जहां पे हमारी इकोनॉमी ने ना, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, बहुत से डाउन फेजेस देखे, स्टैग्नेंट हो गई थी एक तरह से इकोनॉमी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 1962 में जो हमारा वॉर हुआ एक इंडो चाइना वॉर, यानी कि इंडिया का चाइना से वॉर हुआ। फिर 1965 में यानी कि जस्ट 3 साल बाद दोबारा एक वॉर हो गया, इंडो पाक वॉर, यानी कि पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। इसके बाद 1965 में और 66 में क्या हुआ? फेमाइंस आ गई, ठीक है। अब इन सब अलग अलग बेकार इवेंट्स की वजह से, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो गई? स्टैग्नेंट हो गई, उसकी ग्रोथ क्या हो गई? रुक गई। उल्टा हम जो है इकोनॉमिकली एग्रीकल्चरल लेवल पे भी जो फूड का प्रोडक्शन है वो गिरने लग गया था। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हम बात करते हैं वॉर की तो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो वॉर की तरफ लग जाते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आई। दूसरा, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था फेमाइंस ने वो भी खत्म कर दिया। तो ऐसे केसेस में जो जब हमारी कंट्री ये कोशिश कर रही थी कि हम लोग जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन का जो भी फूड रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनका खुद उत्पादन करेंगे, खुद प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अब हम क्या हो गए? इस चीज के लिए भी फॉरेन इकोनॉमी पे, फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट हो गए। तो ऐसे केसेस में सबसे बड़ी दगाबाजी किसने की? अमेरिका ने। बात ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो अमेरिका है ना वो हमें एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा था कि भाई हमें वीट जो है एक्सपोर्ट नहीं करना। वियतनाम एक रीजन था उसकी वजह से, क्योंकि हमारी एक ट्रीटी साइन हो रखी थी। आप सबको पता होगा जब फेमाइंस आई थी तो अमेरिका ने क्या किया था कि जो भी वहाँ पे वीट की प्रोडक्शन होती थी, यानी कि बेकार क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, पर भाई एक सिंपल सी बात है, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे कुछ भी मिल जाए, चाहे वो बेकार क्वालिटी का क्यों ना हो, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते थे। क्योंकि भाई जब हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, ठीक है, तो जो हमारे पास अमेरिका है वो इंपोर्ट कर रहा था हमें, ठीक है, मतलब हम जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे क्या? वीट। अब वीट इंपोर्ट कर रहे थे तो अब वो भी किस पे? सब्सिडीज के बेस पे, यानी कि कम प्राइस पे, क्योंकि इंडिया में बहुत सी दिक्कत आ रही थी रिसोर्सेज के मामले में। तो उन चीज़ों की वजह से हम जो है अमेरिका के थोड़े से, ये मान लो आप कि डिपेंडेंट हो गए थे अमेरिका के ऊपर। तो अब अमेरिका ने, ठीक है, हमें मना कर दिया कि हम कहीं भी अपने फूड को, ठीक है, फिर अपने अनाज को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर दिक्कतें आई। तो अब इस टाइम पे इंडिया को ये लगा कि हम लोग इतना डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं अमेरिका के ऊपर, क्यों ना हमें जो है कुछ ऐसा करना चाहिए प्रोडक्शन लेवल पे कि जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से बढ़े और हमारी डिपेंडेंसी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे केसेस में हमने स्टार्ट क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जो HYV सीड्स थी, आप सबको पता होगा कि हमने HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए उस टाइम पे, जो हमने कहां से मंगाए थे? मैक्सिको से, ताकि हम अपने फूड प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा पाएं। और ऐसा हुआ भी। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो एक अच्छा जंप आया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, हमारी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ी और जो हमारी डिपेंडेंसी थी फॉरेन इकोनॉमी पे, फॉरेन कंट्री पे, खासकर अमेरिका पे, वो क्या हो गई? धीरे धीरे खत्म हो गई। हम खुद के लिए खुद ही प्रोडक्शन करने लगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो जब हम समझेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो मैंने आपको समझाया ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो है वो किस रीजंस की वजह से हुई थी और क्यों की गई थी। और जरूरी नहीं कि इसके सिर्फ अच्छे इंपैक्ट रहे, इसके बहुत से बुरे इंपैक्ट भी पड़े, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो पहले समझते हैं इंपैक्ट
इम्पैक्ट क्या रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स पे आते हैं। तो मेन हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रहे, वो क्या, पहला सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि अब जो इंडिया है वो फूड को लेके किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं था, हम खुद के लिए खुद प्रोडक्शन कर पा रहे थे, जितना हमें नीड थी वो खुद हमारी जमीनों पे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था। तो पहला पॉइंट तो ये है सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कल्टीवेशन टू साइंटिफिक कल्टीवेशन, यानी कि हम ट्रेडिशनल मीन्स को छोड़ के हम जो है वो नॉलेज गेन करने लग गए थे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर सेम रिसोर्सेज के अंदर कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि साइंटिफिक तरीके, साइंटिफिक मेथड्स वो यूज करने लग गए थे प्रोडक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा क्या हुआ, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया सेम इनपुट्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर्स। अब भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फार्मर्स की इनकम भी तो बढ़ेगी, पैसा भी तो आएगा, ठीक है, बट एट कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटी एंड रीजनल इम्बैलेंसेस। अब ये एक डिसएडवांटेज था कि इनकम इनक्वालिटी जो है ना वो क्या हो गई यहाँ पे, इंक्रीज हो गई, रीजनल इम्बैलेंसेस हो गए, क्योंकि सबको बेनिफिट नहीं मिला था HYV सीड्स का या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ठीक है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, तो यहाँ के फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। दूसरा क्या भाई, जो फार्मर्स जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे वही तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले पाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, जिनके पास ज़्यादा बड़ी लैंड थी, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनको बेनिफिट मिला, बाकी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ये एक नेगेटिव पॉइंट था। बाकी मैं एक नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल आखिरी में बताऊंगा आपको। तो इंडिया अटेन्ड द मच नीडेड गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग इनफ फूड ग्रेन्स फॉर इट्स पॉपुलेशन, यानी कि जो इंडिया है उसने अटेन करने की कोशिश की एक गोल कि जो भी बढ़ती हुई जनसंख्या है हमारी, उसके लिए जो भी फूड का प्रोडक्शन चाहिए, जो भी नीड बढ़ रही है लोगों की, वो जरूरत हम खुद पूरी करेंगे। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द वाइडनिंग ऑफ इनकम इक्वालिटीज, लेकिन दिक्कतें क्या हुई यहाँ पे, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी, ठीक है, यानी कि जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे वो और ज्यादा अमीर हो गए, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे वो गरीब के गरीब ही रह गए, फार्मर्स भी बहुत सारे गरीब हो गए, पर्टिकुलरली इन रूरल इनइक्वालिटी। इसके अलावा कोजिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, मैंने बोला ना कि सिर्फ कुछ स्टेट्स को HYV सीड्स यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट मिला, तो जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट मिला वो ग्रो कर गए, बाकी ग्रो नहीं कर पाए। इसके अलावा बिग लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स बेनिफिटेड अलॉट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे यानी कि अच्छे जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, या फिर वो फार्मर्स जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उनको ज्यादा बेनिफिट मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का बाय वर्च्यू ऑफ देयर लार्ज लैंड ओनर, क्योंकि वो बड़ी जमीनों के ओनर हुआ करते थे, ओनरशिप विच वाज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ HYV सीड्स, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव कल्टीवेशन थी, यहाँ पे पैसा लग रहा था। HYV सीड्स जो हैं मैंने क्या बोला, वो मैक्सिको से मंगाए जा रहे थे, तो मेरे भाई जब हम सीड्स को क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए पैसा भी अच्छा चाहिए, तो कैपिटल इंटेंसिव कल्टीवेशन मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। एक इंपॉर्टेंट नोट क्या आता है, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स, यानी कि वो छोटे मोटे फार्मर्स जिसका मुश्किल से गुजारा चल रहा था अपनी जमीन पे, या फिर लैंडलेस लेबर्स यानी कि जो सिर्फ किसी और की जमीनों पे प्रोडक्शन का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, इन रूरल एरियाज डिड नॉट बेनिफिट इन एनी वे, उन्हें किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिला, विच कॉज्ड स्टीप इनकम इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई, ठीक है, इन रूरल एरियाज ऑफ सम स्टेट्स। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। अब एक आपको नेगेटिव इंपैक्ट जो है ना फूड प्रोडक्शन के बारे में भी समझाता हूँ। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें हम ये समझते हैं कि अगर हम जो है वो ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसे सस्टेन करना भी आना चाहिए, यानी कि यूँ नहीं कि एकदम से ऊपर गया फिर उसी तेजी से क्या हो गया, वो ग्रोथ जो है वो नीचे आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो एक इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ ऐसा ही था कि जब हम HYV सीड्स यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे इरिगेशन की ज़्यादा जरूरत थी, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर रहे थे, तो जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि एक टाइम पे तो प्रोडक्शन बढ़ गई, और जो कि जरूरी भी थी बढ़ानी, क्योंकि हम जो है वो डिपेंडेंट होते थे किसी दूसरी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, खासकर अमेरिका के ऊपर, तो भाई किसी के भी टुकड़ों पे तो नहीं पलना था, तो वही सेम चीज़ उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, उस टाइम पे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन चला दिया। अब जिसकी वजह से हुआ क्या कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ाए रखना है तो उसके लिए हमें और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने थे, ठीक है, और ज़्यादा इरीगेट करना था अपनी लैंड को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन होता चला गया, या फिर जो फर्टिलिटी है लैंड की ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने की
वजह से वो कम हो गई। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फर्टिलाइजर्स, क्योंकि पहले क्या था, लोग जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, यानी कि मैन्योर्स यूज़ कर लिए, कंपोस्ट यूज़ कर लिए, ठीक है, जो डेड प्लांट और एनिमल से बने हुए हैं या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा से बने होते हैं। तो वो तो बहुत अच्छा था ज़मीनों के लिए, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले लिए ज़मीनों ने, ठीक है, वहाँ से फसलों को मिल के न्यूट्रिएंट्स मिल गए। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, हम लोगों ने डायरेक्ट केमिकल डालने की शुरुआत कर दी कि भाई ज़मीन में फॉस्फोरस की कमी है, भाई फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर डाल दो, सीधा केमिकल उड़ेलना चालू कर दिया। नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन डालना शुरू कर दो। तो इससे हुआ क्या कि जैसे आपने एक चीज़ देखी है, जब हमारी बॉडी, जब हम नेचुरल डाइट से प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कोई भी पर्सन स्टीरॉइड लेना चालू कर दे या फिर अदर फॉर्म में सीधा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना शुरू कर दे, तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स लेने छोड़ दिए तो उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ अब जो है वो लैंड के साथ हो रही थी कि अगर हमें सेम लैंड पे सेम लेवल का प्रोडक्शन जारी रखना है तो हमें और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है ना, जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ज़मीन है वो बंजर भी हो जाए। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। बाकी इसके बारे में आगे ही बात करते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये तो वन ऑफ द प्रॉब्लम थी इंडियन एग्रीकल्चर की, लेकिन दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो देखेंगे करके कि कौन कौन सी मेजर इश्यूज रही जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे इंडिया की बैकबोन माना जाता है, ठीक है, कि भाई हम उसे बैकबोन इसलिए मानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है हमारी किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट को लेके, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी डिपेंड करती है, सर्विस सेक्टर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे केसेस में तो इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं पड़ जाती है। लेकिन यहाँ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, इरिगेशन, कि भाई पानी की कमी, इरिगेशन। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो अभी भी किस पर डिपेंड था, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट था, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी जो है वो उपलब्ध नहीं था। फैसिलिटीज लाइक ट्यूबवेल्स, भाई ट्यूबवेल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं बने हुए थे, कैनाल्स एटसेट्रा, विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल्ड इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। और ये इन चीज़ों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि भाई इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और पानी के लिए सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों की एक तो दिक्कत हुई, ठीक है, इरिगेशन के अंदर की प्रॉपर पानी उपलब्ध नहीं है, मॉनसून पे डिपेंडेंसी है। अगर मान लेते कभी मॉनसून आया ही नहीं, कभी बारिश ही नहीं हुई, तो हमने ऐसा बहुत बार टाइम देखा कि उस टाइम पे किसानों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। किसानों को भाई बहुत से तरीकों से प्रॉब्लम होती थी फार्मर्स को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सूखा पड़ गया तो दिक्कत, बारिश नहीं हुई, इरिगेशन नहीं हुई, जमीन को टाइम पे पानी नहीं मिला, ठीक है, तो फूड खराब, जो भी फसल है वो पूरी खराब हो जाएगी, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। दूसरी दिक्कत पता है क्या होती है कि अगर मान लेते हैं एक्सेसिव लेवल पे बारिश हो गई या फिर बाढ़ वगैरह आ गई, फ्लड आ गया, वो एक और बड़ी दिक्कत, उसमें तो फसल बह ही जाएंगे, या फिर ज़्यादा पानी हो गया उसकी वजह से फसल खराब हो गई। तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे जो इरिगेशन की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे करना क्या था, सिस्टम्स डेवलप करने थे। प्रॉब्लम की बात तो कर ली, सॉल्यूशन की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, जो भी एक्सेसिव वाटर है या फिर जो मॉनसून का सीजन है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस पानी को चैनलाइज करने के तरीके आने चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो है रिजर्व वगैरह बना सकते हैं, छोटे मोटे पॉन्ड्स खुद डेवलप कर सकते हैं, या फिर जो छत है उसके ऊपर टंकी बना सकते हैं ताकि वहाँ पे बारिश वगैरह का पानी इकट्ठा हो जाए, और जब मॉनसून सीजन नहीं रहेगा या फिर जब हमें इन फ्यूचर वाटर की नीड पड़ेगी तो हमारे पास रिजर्व में पानी मौजूद होगा, हम उस पानी को यूज करके इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए जो है ना हम इरिगेशन की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। लेकिन इरिगेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज भी है। अब तो लोग क्या कर रहे हैं, वाटर टेबल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपने बहुत सी जगह देखा होगा ट्यूबवेल्स वगैरह लगा दिए गए हैं। अब ट्यूबवेल्स की वजह से वो क्या रहा है कि ठीक है आप उस पानी को यूज कर लोगे, एक तो पहली बात पीने वाला पानी है ही बहुत कम, और आपने सुना होगा कि जो ट्यूबवेल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, ठीक है, लगातार फसल वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे लोग जो हैं जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो वाटर टेबल लगातार नीचे चली चली जा रही है। धीरे धीरे पानी जो है वाटर जमीन के अंदर का भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और मेंटेन में नहीं हो पा रहा। मेंटेन कैसे होगा कि जब बारिश का पानी धरती के अंदर जाएगा पर वो जा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है पक्की सड़कें यूज करते हैं, जिसकी वजह से सारा पानी जो है नाली में जाता है, नाली में बहता है, धरती के अंदर कोई पानी नहीं जाता। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या, इरिगेशन।
अब समझते हैं सेकंड पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है फार्मर्स को, पैसा नहीं मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसा चाहिए, अगर वो पैसा नहीं मिलेगा फार्मर्स को, तो फार्मर्स जो है वो एडवांस इक्विपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपने आप को स्किल प्रोवाइड करना है, सब कैसे करेंगे? तो इन सब चीज़ों की कमी की वजह से भी जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर वो लैग करता है। तो इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज वेरी लो, वो बहुत लो है, ड्यू टू विच देयर इज एन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मच रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है कि लोगों को मिले फॉर बेटर परफॉर्मेंस सेक्टर। जैसे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने लिखी ब्रैकेट में, स्टोरेज। अब भाई फार्मर्स ने ठीक है हार्वेस्टिंग कर ली क्रॉप्स की, लेकिन वो जो क्रॉप्स हैं उसको रखने के लिए एक प्रॉपर एक बढ़िया गोडाउन स्टोरेज के लिए जगह भी तो चाहिए, वरना क्या होगा, जो मॉइस्चर वगैरह अगर मान लेते हैं उसके कॉन्टेक्ट में फसल आ गई, क्रॉप्स आ गए, अनाज आ गए, या ठीक है, या फिर मान लेते हैं पेस्ट वगैरह हो गए, कीड़े वगैरह लगे फसल में, तो वो तो यूं ही खराब हो जाएगी सारी फसल। मतलब फसल उग तो वही, पर वही रखने के लिए भी उसकी मेंटेनेंस के लिए भी क्या लगता है, खर्चा लगता है। और ये सब किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। हम बहुत बार ये चीज सुनते हैं कि जो अनाज है वो रखा रखा सड़ गया, ठीक है, उसमें कीड़े लग गए, ठीक है, उसे कोई भी छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स खा गए, तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें यहाँ पे फेस करने को मिलती हैं। तो जिसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, कि अनाज उगाना ही जरूरी नहीं है, उसे संभाल के रखना भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो ये एक पॉइंट आया। तीसरा क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि R&D के ऊपर खर्चा ही नहीं हो रहा। अब R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, की एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है जो भी रिसर्च चाहिए, जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस पर पैसा ही खर्च नहीं हो रहा। मतलब GDP का बहुत कम अमाउंट जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे खर्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट में जो है हमें कमी देखने को मिलती है। तो लो एक्सपेंडिचर ऑन R&D इन इंडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच देयर इज लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इसकी वजह से गिर रही है, ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। यानी कि नेग्लिजिबल इनोवेशन, भाई जब पैसा ही नहीं होगा इनोवेशन कैसे होगी? क्योंकि फार्मर्स के पास प्रॉपर स्किल नहीं है, ठीक है, वो अपनी सोइल की टेस्टिंग नहीं करवा पा रहे, उन्हें यही नहीं पता उनके सोइल्स में कौन सी चीज़ उगानी सबसे बढ़िया रहेगी, उन्हें नहीं पता मॉडर्न फार्मिंग किस तरीके से की जाती है। और इन सब चीज़ों का क्या लगता है, पैसा लगता है। तो पैसे की कमी जो है ना फार्मर्स को भी पड़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत यूज़ हो रहे हैं, ज़मीनें बहुत यूज़ हो रही हैं, लोग बहुत लगे हुए हैं, लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं हो रही। तो ये एक मेजर इशू बनता है, लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसकी बात तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी की थी, ठीक है, जहां पे मैंने बात की थी कि भाई पहले जो है जब पॉपुलेशन कम थी तो लोगों के पास लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई तो वो जो लैंड है वो बढ़ती चली गई। अब वो लैंड होल्डिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गई है, यानी कि सबके पास लैंड तो है बट बहुत छोटी छोटी लैंड है, जिसपे अगर वो फार्मिंग करेंगे भी तो उस लेवल का बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा जो बड़े लेवल की जमीन पे मिल सकता था। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया आर ईदर लैंडलेस, यानी कि या तो वो लैंडलेस है तो उनके पास जमीनें ही नहीं है, और ओन लेस देन 2 एकर्स ऑफ लैंड, या फिर 2 एकड़ से क्या है कम लैंड है लोगों के पास, ठीक है। आप ये मान लो कि 2011 का सेंसस था, उसमें 67% लोग जो है वो ऐसे लोग थे जिनके पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। तो सोचो उस स्मॉल लेवल ऑफ रिसोर्सेज पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एग्रीकल्चर के लिए, लैंड, और जब लैंड ही नहीं होगी फूड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, फूड का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी क्या थी, मेजर प्रॉब्लम थी। और जिनके पास लैंड थी भी तो वो जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती चली जा रही थी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया भी था एक, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है राम, उसके पास 100 एकड़ जमीन है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर 50-50 एकड़ बढ़ जाएगी, फिर जब उनके 2 बच्चे होंगे तो 25-25 एकड़ बढ़ जाएगी, फिर जब और होंगे तो ऐसे करके जो लैंड है वो बढ़ती चली जा रही है, फ्रेगमेंट होती चली जा रही है। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, फूड का, क्रॉप्स का कम हो रहा है। इसके बाद 5th पॉइंट क्या आता है, अब्सेंस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड फाइनेंस, जिसको हम बोलते हैं KCC। अब देखो KCC एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं इसे, कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि किसानों को शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म में जो ही पैसे की जरूरत होगी, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक मिनिमम 4% के इंटरेस्ट रेट पे, 4% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, और किसानों को शॉर्ट टर्म में जिस भी पैसे की नीड पड़ेगी, चाहे वो फर्टिलाइजर के लिए हो, छोटे मोटे खर्चे के लिए हो, अच्छी सीड्स के लिए हो, ठीक है, इक्विपमेंट्स के लिए हो, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे
करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करके। लेकिन दिक्कत क्या है कि बैंकिंग सिस्टम में इतने सारे प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं या फिर जो रूरल एरियाज में जो इतने पढ़े लिखे नहीं है वो बचते हैं इन लोगों के पास जाने से, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वो जनरली जो है ना वो पैसा उधार लेते हैं। कहाँ से उधार लेते हैं? बड़े बड़े साहूकारों से, लैंड होल्डर से, जमींदारों से, ठीक है। तो होता क्या है धीरे धीरे जिस चीज और जो उनको काफी ज्यादा ईजी लगता है कि ईजी भी है पैसा वहां से लेना, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है जिसकी वजह से उनकी फूड प्रोडक्शन का अगर वो हुई है तो अच्छा खासा प्रोडक्शन का जो हिस्सा है वो सिर्फ उस पैसे को चुकाने में और उसके ब्याज को चुकाने में चला जाता है। तो ये एक मेजर इशू बनता है अब्सेंस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड फाइनेंस, कि भाई फार्मर्स को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि फार्मिंग किस तरीके से करनी है और फाइनेंस की प्रॉब्लम को भी सोल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को खुद, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना भटकना पड़े या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ फार्मर्स को ना भटकना पड़े। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी में से यूज होती आई है। एमएसपी क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई कम से कम जो है ना फार्मर्स को इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। अब इतना पैसा का मतलब है कि लेवल सेट कर दिया कि उससे सस्ते में फार्मर जो है अपने अनाज को नहीं बेचेगा और ना ही कोई उससे सस्ते में अनाज को खरीदेगा, ताकि फार्मर्स को लॉस ना हो। क्योंकि फार्मर्स को लॉस होना शुरू होगा या फिर फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं होगा तो फार्मर्स जो है वो डिमोटिवेट होंगे तो फार्मिंग करना बंद कर देंगे। तो भाई जो इतनी लाखों करोड़ों में जनता है इनको खाना कहाँ से मिलेगा? तो इस चीज की वजह से जो है ना जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा के रखती है, इसको एमएसपी बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मंडीज हैं गवर्नमेंट की खुद की, जहां पे इजीली कोई भी पर्सन जो है, कोई भी फार्मर जो है वो जाके अपने अनाज को सेल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक मेजर इशू क्या है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मंडी है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे कई बार जो फार्मर है वो फंस जाता है, वो जो है ना वो डर के मारे, ठीक है, कोई भी डील कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और स्मॉल अमाउंट पे, कई बार तो ऑन कॉस्ट अपने फसलों को सेल कर देता है बिना प्रॉफिट के, जीरो प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब 7th पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, सोइल इरोजन। भाई सोइल इरोजन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसका एक मेन बहुत बड़ा कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन। आजकल तो हम बहुत बड़ी लेवल पे कर रहे हैं, है ना, डिफोरेस्टेशन। भाई रहने के लिए जगह चाहिए, रेसिडेंशियल कॉलोनी बनानी है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, ठीक है। इसके अलावा भाई रहने के लिए घर भी चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए हमें लैंड पे, ठीक है। खेती करके क्या करेंगे, खाना तो कभी कैसे भी खा लेंगे, है ना, छत के ऊपर खाना उगाएंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। सोइल इरोजन जो है ना उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन। क्योंकि आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता पहले बताई ना सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है कि विंड चलती है, ठीक है, तो सोइल जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब जब सोइल जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स तो जाएंगे जमीन के, तो न्यूट्रिएंट्स की दिक्कत हो रही है। दूसरा पानी की वजह से भी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों की सहायता से, और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो इजीली पानी की वजह से जो मिट्टी है वो बह के जाएगी। तो इसकी वजह से जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो सकती है धरती के ऊपर, और जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो सकती है या फिर खत्म भी हो सकती है, जो एक मेजर इशू बनती है प्रोडक्शन के गिरने का। तो वही चीज यहाँ पे है, सोइल इरोजन, फ्लड एंड विंड बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसके बाद 8th पॉइंट क्या आता है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसकी बात तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी जब मैं आप लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट समझा रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि जब हम एक्सेसिवली फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, सीधा केमिकल्स डालेंगे जमीन के अंदर, तो भाई एक तरह से आप जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी कम कर रहे हो। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि भाई कोई पर्सन है वो 100 टन अनाज उगा रहा है, एक कोई भी x kg ऑफ फर्टिलाइजर यूज करके 100 टन मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसे ये वाला जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रखना है तो उसे हर बार फर्टिलाइजर की क्वांटिटी, ठीक है, बढ़ानी पड़ेगी, केमिकल्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि धीरे धीरे जो जमीन है, जो लैंड है, उसकी फर्टिलिटी कम होती रहेगी। और अगर लैंड की फर्टिलिटी यूं ही कम होती रहेगी तो मेरे भाई जो हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर फूड्स के लिए, वो फूड कहाँ से आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सारी जमीन बंजर हो जाएगी, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो खा लेना क्या खाएंगे, ठीक है। तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं भाई, फार्मर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दें, मैन्योर यूज करें, कंपोस्ट यूज करें फर्टिलाइजर्स की बजाय। फर्टिलाइजर्स अगर यूज भी करना है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, बेसिक क्वांटिटी में यूज करना है। ये नहीं कि जितना मर्जी झोंक दिया सिर्फ फूड का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आजकल आपने देखा होगा बहुत सी मेडिसिन, दवाइयाँ, केमिकल्स बहुत बड़े लेवल
पे फूड को उगाने के लिए यूज़ की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की जो बॉडी है वो भी क्या हो रही है, हार्म हो रही है, ठीक है, बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, ठीक है, लाइफ स्पैन क्या होगा धीरे धीरे कम होता चला गया है, बहुत से अदर इश्यूज भी इस चीज़ की वजह से हो रही हैं, और प्रोडक्शन तो गिरेगी फ्यूचर में, वो तो एक इम्पैक्ट है, ठीक है, बाकी चीज़ें भी क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं। दूसरी बात, वाटर पोल्यूशन भी का ये बहुत बड़ा मेन कॉज बन रहा है, क्योंकि वही केमिकल्स जब हम खेतों में मिलाएंगे तो वो रूट्स के जरिए पानी में पहुंचेंगे, वाटर टेबल का जो पानी जो सबसे प्योर पानी माना जाता है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और बॉडी क्या हो जाएगी, हार्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर, या फिर ये प्रॉब्लम्स है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिनको हम अगर चाहें तो रिजोल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ स्टेप्स फार्मर्स को खुद लेने पड़ेंगे और कुछ गवर्नमेंट उन्हें मोटिवेट कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, जहां पे हमने आज की वीडियो में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगली वीडियो में बात करेंगे डिपेंडेंसी की, ये कैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, तो उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और नोट्स के लिए आप यहाँ पे जाके यानी कि 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।